तो हेलो गाइस, मैं हूं राज और आप लोग देख रहे हैं राज द स्टोरी। तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कर देना। तो शुरू करते हैं आज का स्टोरी। तब तक के लिए बाय बाय। CH 119 सनम बेवफा। एक भीड़ भाड़ भरे कैफे में एक लड़का एक लड़की के सामने खड़ा था। उसी कैफे के दरवाजे पर एक और लड़का अपनी दोनों पॉकेट में हाथ डालकर खड़ा था। इस लड़के के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। वह सिर्फ उस लड़की को मुस्कुराकर देख रहा था। ये लड़का शौर्य था। शौर्य को देखकर आर्या के चेहरे की हवाइयां उड़ने लगी थी। उसने शौर्य को देखकर कहा, शौर्य, तुम यहाँ कैसे आ गए? तुम आर्या को हकलाते हुए देखकर शौर्य ने नाराजगी के साथ सिर हिलाया और बोला, आर्या आर्या आर्या, अगर तुम्हें मैं पसंद नहीं था तो सीधा बोल देती। ये खाली फोकट इतना मेरे साथ घूमने का नाटक, फिर अचानक मुझसे दूर जाना और फिर दूसरा बकरा फंसा लेना, ये बात मुझे बिल्कुल हजम नहीं हुई। शौर्य की बात सुनकर वह लड़का शौर्य के सामने आया और उसके सीने पर हाथ रखकर बोला, ओ भाई सुन, ये उसकी लाइफ है, अगर उसे कोई पसंद आए तो वह उसकी मर्जी होती है, तुम्हें उसे सवाल करने का अधिकार नहीं है। उस लड़के की बात सुनकर शौर्य ने उसे नजरअंदाज किया और एक हल्की आध्यात्मिक ऊर्जा को अपने उंगली पर प्रकट किया और आर्या सामने आया और फिर उसके माथे पर अपनी उंगली लगा दी। उसके ऐसा करते ही आर्या के दिमाग से शौर्य के डायमेंशन से रिलेटेड सारी जानकारी गायब हो गई। उसके बाद शौर्य ने अपनी हथेली आगे की और बोला, वो एंगेजमेंट रिंग मुझे लौटा दीजिए आर्या मैडम। आपका मेरे साथ कोई संबंध नहीं है। ये सुनकर आर्या ने अपने कांपते हाथों से वह रिंग निकली और शौर्य को वापस दे दी। शौर्य ने वह रिंग हाथ में ली और मुड़ गया। तभी वह लड़का शौर्य के सामने आया और बोला, अपनी औकात से बाहर पैर नहीं मारना चाहिए बच्चे, इसके बाद आर्या के आसपास भी नजर मत आना। ये सुनकर शौर्य ने उस लड़के को ऊपर से नीचे देखा और एक बार आर्या को देखा, फिर शौर्य ने उस लड़के को इग्नोर किया और बाहर निकल गया। शौर्य के जाते ही आर्या के हाथ पैर ठंडे पड़ गए थे। अब वह सब सोचने लगी जो उसे ये करने से पहले सोचना चाहिए था। दरअसल वह भी पहले शौर्य को पसंद करती थी, मगर धीरे धीरे शौर्य का हिंसक स्वभाव उसे परेश करने लगा। आर्या के मन में इस बात ने अब जन्म ले लिया था कि शौर्य लोगों को बेवजह मारता है। इसी बात से वह शौर्य से दूर जाने के बारे में सोच रही थी। जब वह द्वारिका वापस आए तो एक दिन उसे एक लड़का भारी बारिश में सड़क किनारे सभी गाड़ियों को रोककर कुछ कुत्तों के बच्चों को बचाने के लिए दौड़ रहा था। उस लड़के ने उन कुत्तों के बच्चों को बचाने के लिए अपनी जान तक जोखिम में डाली और भरकर वह रहे नाले में उतर गया। उस लड़के को देखकर आर्या को लगा, हिंसा करने वाले से अच्छा अहिंसा और प्रेम करने वाला होता है। इसीलिए उस लड़के की तरफ वह आकर्षित हुई और शौर्य से वह धीरे धीरे दूर होती गई। उसने सोचा था कि कुछ दिनों बाद अपने परिवार के सामने वह शौर्य से अपनी शादी तोड़ देगी, पर उसने अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि शौर्य उसे मिलने यहाँ इस वक्त आ जाएगा। दूसरी तरफ शौर्य कैफे से बाहर आया और उसने वह अंगूठी अपने रिंग में डाल दी। फिर उसने आर्या की पहनाई अंगूठी अपने हाथ से निकाली और उसे देखकर मुस्कुराया। साला पहले माँ बाप ने ठुकराया, फिर अब होने वाली बीवी भी ठुकरा कर चली गई। यार, इस दुनिया में ये प्यार होता भी है या सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी है कोई? इतना सोचकर शौर्य अपनी गाड़ी को रिंग से निकाल कर उसमें बैठ गया। गाड़ी में बैठक वह सीधा राणा मैंशन पहुंच गया। वहां जब शौर्य आया तो उसका बड़ी गर्मदिली से स्वागत किया। प्रताप और रुद्र भी इस वक्त वहां मौजूद थे। शौर्य भी उनसे मुस्कुराकर मिलता है और फिर अंदर सोफे पर बैठ जाता है। मोहित दादाजी भी इस वक्त घर में उसको देखकर मुस्कुरा रहे थे। शौर्य ने उन सब के चेहरे की खुशी देखी और बोला, आप सभी मुझे बहुत पसंद करते हैं, ये मैं जानता हूं, पर क्या करे, आज आर्या ने अपने लिए एक नया साथी चुन लिया है और मैं चाहता हूं कि आप उसका विरोध बिल्कुल न करें। उससे मैंने अपनी एंगेजमेंट तोड़ दी है। ये रही वह अंगूठी जो आप लोगों ने मुझे दी थी। मुझे उससे कोई शिकायत नहीं है, ये उसकी अपनी मर्जी थी और उसने पूरे होशो आवाज में ये फैसला लिया है। शौर्य ने इतना कहा और अंगूठी टेबल पर रख दी। फिर उसने सभी को एक नजर देखा और बोला, मुझे आप लोगों से कोई शिकायत नहीं है। मैंने आर्या को मुझे समझने का मौका दिया था और उसने मेरे बारे में धारणा जो बनाई है उसके आधार पर उसने ये फैसला सोच समझ कर लिया होगा। मैं इसके बाद भी आपके परिवार से जुड़ा रहूंगा, तो आप उसकी चिंता ना करें। इतना कहकर शौर्य शांत हो गया। उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी, पर उसकी आंखों में दर्द साफ झलक रहा था। मोहित दादाजी ने शौर्य के कंधे पर हाथ रखा और बोले, मुझे माफ कर दो बेटा, मेरी पोती तुम्हें समझ नहीं पाई।
दादाजी, इस बात पर आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है और आप मेरी चिंता ना करें। मैं तो पहले ही प्यार शब्द से ही नफरत करता था, लेकिन आज बस वह नफरत कुछ ज्यादा ही गहरी हो गई है। शौर्य ने इतना कहा और वह तेजी से उठकर बाहर चल गया। आर्या के चाचा उसे रोकने बाहर चले गए, पर जब वह बाहर पहुंचे तब तक शौर्य दूर चला गया था। उसी कैफे में अभी भी आर्या सदमे में वहां बैठी थी। उसने ऐसा फैसला क्यों लिया, इसी बात को बार बार सोच रही थी। तभी वह लड़का बोला, आर्या, तुम वैसे भी उसे खुद से दूर कर चुकी थी, तो अब उसके बारे में क्यों सोच रही हो? मैं हूं ना यहाँ पर, चलो अब वो सब भूल जाओ और अपनी कॉफी खत्म करो, मैं तुम्हें डिनर के लिए एक खास जगह पर लेकर जाऊंगा। इतना कहकर उस लड़के ने आर्या का हाथ पकड़ लिया, मगर आर्या इस वक्त सिर्फ शौर्य का चेहरा याद कर रही थी। उसने अचानक फूट फूट कर रोना शुरू किया। वह लड़का उसे समझाने की कोशिश कर रहा था, पर अचानक आर्या ने उठकर उस लड़के को जोरदार तमाचा जड़ दिया और बोली, मेरा तुम्हारे साथ कोई लेना देना नहीं, इसके बाद अगर मेरे आसपास नजर आए तो मुझसे बुरा कोई नहीं। दफा हो जाओ यहाँ से। इतना कहकर आर्या खुद ही वहां से उठकर अपने घर की ओर चली गई। जब आर्या उसके घर पहुंची तो घर वालों ने आर्या की हालत देखी। इस वक्त उसके सारे बाल बिखरे थे। गालों पर आंसू बहने के कारण काजल फैल गया था। इस वक्त आर्य की हालत किसी देवदास की तरह थी। दूसरी ओर शौर्य ने इस बात को पहले ही भुला दिया था। उसके मन में अभी तक आर्य के लिए इतना गहरा प्यार नहीं था कि उसके लिए शौर्य दुखी हो जाए। वह इस बात पर दुखी था क्योंकि ने उसके साथ सगाई करने के बाद दूसरा लड़का ढूंढ लिया था। शौर्य आज चाहता तो उन दोनों को वहीं पर जान से मार देता, पर उसने ऐसा नहीं किया। शौर्य अपनी गाड़ी पूरी रफ्तार के साथ चला रहा था। शौर्य ने आज आर्या को अपने जीवन से निकाल दिया था। वह द्वारिका के आउटपोस्ट पर पहुंच ही रहा था कि उसके गाड़ी को पीछे से किसी ने टक्कर मार दी। ये देख शौर्य को अब बहुत गुस्सा आया था। एक तो इस वक्त अपनी गाड़ी को काफी धीमा कर चुका था, ऊपर से इस कोना पर इतनी रफ्तार से आकर टक्कर मारना मतलब गाड़ी चलाने वाला स्पीड बिना कम किए टर्न लेने वाला था। शौर्य ने अपनी गाड़ी का हैंड ब्रेक खींचा और गाड़ी से उतरकर पीछे आ गया। उसके पीछे एक लाल बत्ती की गाड़ी थी। शौर्य ने सीधे उस गाड़ी के ड्राइवर के पास जाकर उसे दरवाजा तोड़कर बाहर निकाला और फिर उसकी गर्दन को पकड़कर हवा में कुछ देर तक उठाया और फिर उसी गाड़ी के बोनट पर पटक दिया। शौर्य एक बार उस ड्राइवर को देख और बोला, अबे तुझे इतनी मारने की जल्दी है क्या कि बिना स्पीड कम किए टर्न पर गाड़ी मोड़ने निकला था? तुझे दिख नहीं रहा था क्या कि सामने एक चौराहा है? या तुझे सीधा जाना था क्या आगे? शौर्य की आवाज बहुत तेज थी और उसकी ताकत देखकर ड्राइवर पूरी तरह घबराकर उसके हाथ पैर ठंडे पड़ चुके थे। शौर्य ने फिर गाड़ी के अंदर झांक कर देखा तो उसे गाड़ी में एक हल्के गुलाबी रंग की खादी की साड़ी पहने हुए रागिनी दिखाई दी। शौर्य ने उसे है और नफरत से देखा और अपना सिर हिलाया। फिर वह अपनी गाड़ी स्टार्ट करके चला गया। ड्राइवर खुद को संभालते हुए रागिनी से बोला, मैडम मुझे माफ कर दीजिए, मेरी गलती की वजह से आपकी गाड़ी का नुकसान हुआ है, मैं इसे खुद ठीक कर लूंगा। इस बात पर जवाब देने की बजाय इस वक्त रागिनी के दिमाग में सिर्फ उसकी गुस्से और नफरत भरी आंखें दिखाई दे रही थी। उन्हें याद करके रागिनी को बहुत दर्द महसूस हो रहा था, लेकिन ये सब उसके कर्म थे जो उसे भुगतने थे। शौर्य वहां से चलकर फिर उसी तट पर पहुंच गया और आसमान की ओर देखकर बोला, देवताओं, तुमने मुझे बार बार ये अब यकीन दिला दिया है कि इस दुनिया में सत्य ही धर्म है और बाकी सब कुछ एक चेष्टा है। आज मैं शौर्य युद्ध के देवता का वारिस खुद को फिर एक बार कमजोर समझ रहा हूँ। लगता है साला उस लड़की से प्यार तो नहीं था, पर उसने मुझ पर दिखाए हुए अविश्वास ने मेरे दिल को ठेस पहुंचाई है। तभी सिस्टम की आवाज शौर्य के कानों में सुनाई दी, अरे ओ देवताओं के देवदास, ज्यादा मत सोच, उसने तुम्हारे सिर पर जो घमंड चढ़ गई था कि तुम सर्वशक्तिशाली हो, इस बात को चोट पहुंचाई है। बाकी कुछ नहीं हुआ तुम्हें। वैसे भी तुम्हारी कुंडली के हिसाब से तुम्हें ऐसी लड़की मिलेगी जो तुम्हें एक भीगी बिल्ली बनकर रखेगी। ये सुनकर शौर्य ने अपनी गर्दन हिलाई और जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी दूर दूर तक रात के अंधेरे में सन्नाटे को चीरते हुए सभी को सुनाई दे रही थी। शौर्य वैसे तो आज आर्या से मिलकर उसे घूमने ले जाने आया था, मगर उसने तो साला वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए और मूड खराब कर दिया। ऐसा सोचकर शौर्य ने अपनी कार को रिंग में डाला और सीधा दिल्ली की ओर उड़ गया। रात के 9:30 बज रहे थे। चीफ इस वक्त अपनी केबिन में बैठकर किशोर कुमार के गानों का आनंद ले रहे थे। शौर्य ने विंग के ऑफिस के अंदर एंट्री मारी और चीफ के पास पहुंच गया। चीफ ने जब शौर्य को देखा तो वे खड़े हो गए और गानों के बोल गुनगुनाते हुए उसके पास आए और बोले,
क्या बात है, आज तुम बिन बुलाए इस ऑफिस के अंदर आ गए? क्या किसी को फिर मारने का मन कर रहा है तुम्हारा? शौर्य ने ये सुना तो उसे एहसास हुआ कि उसने आज तक सिर्फ अपने ताकत के बल पर लोगों को सिर्फ मारा और पेरिस किया है, लेकिन किसी के सामने उसने अपनी भावनाएं कभी प्रकट नहीं की। यहाँ तक कि माया ने भी उसकी मेमोरी पढ़ी थी, लेकिन उसने खुद कुछ भी नहीं कहा था। ये सोचकर शौर्य थोड़ा निराश हुआ और बोला, चीफ आप मुझे ऐसा क्यों समझते हैं? मैं भी एक इंसान हूँ साला, मेरी भी कुछ फीलिंग हो सकती है। जब से मैं एक साधक बन गया हूँ मैंने सिर्फ लोगों को अपनी ताकत के दम पर झुकाया है। आज मेरे पास सब कुछ है, सिर्फ माँ बाप और एक वाइफ के अलावा। मेरे पास मुझे चाहने वाला एक परिवार भी है, लेकिन आज मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि लोगों ने मुझे गलत समझ लिया है। आपको ही देखो, आपको मेरे आने के बाद लगा कि मैं यहाँ सिर्फ किसी को मारने के लिए ही आया हूँ, पर सच बात तो ये है कि मैं यहाँ आपसे बात करने आया हूँ। मेरी उम्र बहुत कम है, लेकिन मेरे पास इस संसार का सारा किताबी जाए मौजूद है, लेकिन रिश्ते और उनके पीछे की भावनाएं जो होती है उसमें मैं बहुत कमजोर हूँ। अगर मैं किसी से प्रेम करता हूँ तो मैं अपना दिल खोलकर उस व्यक्ति से प्रेम करता हूँ, पर सामने वाला मुझसे उतना ही प्रेम करे ये तो हो नहीं सकता। इसी बात को लेकर मैं आज आपके पास आया था। शौर्य के आवाज से उदासी साफ झलक रही थी। तभी चीफ बोले, देखो बरखुरदार, तुम मेरे पोते जैसे हो और तुम मुझे दादाजी भी कहते हो, तो एक बात बता दूं, तुम एक साधक हो और साधक कभी भी ऐसे पारिवारिक रिश्तों में खुद को कभी बांध नहीं सकते। ऊपर से तुम्हारे ताकत खास है। मुझे पता नहीं क्यों, पर एक बात जरूर मैं तुम्हारे लिए कहूंगा। चरित्र जब पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी? ये पापियों का हक नहीं कि ले परीक्षा तेरी। ये पापियों का हक नहीं कि ले परीक्षा तेरी। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है? तू चल, तेरे वजूद की इस समय को भी तलाश है। तू चल, तेरे वजूद की इस समय को भी तलाश है। चीफ ने ये कविता शौर्य के आंखों में देखकर बोली। शौर्य को अपने जीवन का लक्ष्य अब समझ में आ गया था। उसने उठकर चीफ के पैर छुए और फिर उठकर ऑफिस से बाहर निकल गया। इस वक्त शौर्य के दिमाग में उस कविता की पंक्तियां बार बार दोहरा रही थी। शौर्य ने अपनी तलवार निकाली और उसे अपनी असली रूप में आने के लिए कहा और वह उसे अपने हाथ में पकड़कर बाहर रास्ते पर टहलते हुए चलने लगा। शौर्य ने आज अपने सारे विचारों को दिमाग से बाहर जुबान पर लाकर रक्त सम्राज्ञी को देखकर कहना शुरू किया। तुम्हें पता है मेरा बचपन कैसे बीता? मेरी दादी मुझे हमेशा अपने कमरे में छुपा कर रखती थी। एक बार मैंने मेरी माँ को देखा तो मेरे दिल में बहुत खुशी हुई। उस दिन माँ बेहद खुश थी। उसकी सिविल सर्विस के लिए नौकरी लग गई थी। मैं भी इस खुशी के मौके पर मैं भी माँ से मिलने उसके कमरे में चला गया था। मैंने बिना सोचे उसे गल से लगकर एक झप्पी दी, पर उसी समय उस औरत ने मुझे अपने से झटक कर दूर कर दिया और बोली, अपाहिज कहीं के, तुम्हें मैंने पहले ही त्याग दिया है, तुम यहाँ से निकल जाओ। ऐसा कहकर मुझे उस कमरे से सबके सामने हकाल दिया। उस वक्त मुझे बहुत बुरा लगा। जब मैंने दादी से इस बारे में पूछा तो उन्होंने मुझे कहा, शौर्य बेटा, तुम बहुत स्पेशल हो, इस वजह से तुम अपनी माँ से मिल नहीं सकते। उस वक्त तो मैं जैसे तैसे खुद को रोक पाया, लेकिन कुछ सालों बाद भी जब मैं उनसे मिलने गया उन्होंने मेरे साथ वही बर्ताव किया। मुझे उस वक्त भी लगा कि मुझ में ही कोई कमी होगी जो उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा होते गया मुझे धीरे धीरे समझ आया कि इस परिवार में मेरी कोई अहमियत नहीं है। ये परिवार सभी स्वार्थी लोगों से भरा हुआ है। लेकिन उस वक्त मेरे पास इतनी ताकत नहीं थी कि मैं उन्हें कुछ कह सकूं। पर जब मैं 20 साल का हुआ तो मेरी दादी भी गुजर गई और उसकी मौत का फायदा उठाकर मेरे ही परिवार ने मुझे फंसाकर घर से बाहर निकाल दिया। इसके बाद जो हुआ वो तो तुम्हारे सामने की बात है, पर आज जो आर्या ने मेरे साथ किया ये एक और चोट मेरे दिल पर लग गई है। मैंने उसे अपना अच्छा दोस्त समझकर उसे सब कुछ दिया, पर उसने मुझे फिर भी एक खूनी दरिंदा समझा। अब तुम बताओ, क्या मैं इतना कठोर हूं कि लोग मुझे ऐसा समझते हैं? तभी रक्त सम्राज्ञी शौर्य के सिर को अपनी गोद में रखकर कहती है, मास्टर, मैं तो इंसानी भावनाओं को ज्यादा नहीं समझ पाती हूँ, पर जितना समझती हूँ उसके हिसाब से ये हर व्यक्ति का अपना अपना नजरिया होता है। वे खुद को सिक्योर करने के लिए ऐसा बर्ताव करते हैं। क्या शौर्य की भावनाएं उसके अगली जिंदगी को किसी और रास्ते पर ले जाएंगी? क्या शौर्य खुद को संभाल पाएगा या फिर गुस्से में आकर सब कुछ तबाह कर देगा? क्या शौर्य धर्म का साथ देगा या फिर अपनाएगा अधर्म का रास्ता और लाएगा विनाश? अब क्या होगा आगे?